नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी की जो किताब है जिसे हम लोक भारती कहते हैं, उस किताब का अध्ययन करेंगे। यूँ तो आपने अभी तक कई सारी किताबों का अध्ययन किया होगा। आज हम आपके 9वीं की जो हिंदी की लोक भारती नामक किताब है उसका अध्ययन करेंगे और आपको देखना है और उसे समझना है। हम शुरुआत करते हैं। यह आपकी 9वीं की हिंदी की किताब है। जो अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ यह इसका मुखपृष्ठ है और इसके पिछले वाला जो हिस्सा होता है इसे मलपृष्ठ कहा जाता है। तो यहाँ पर मुखपृष्ठ और मलपृष्ठ का अगर आप बारीकी से अध्ययन करेंगे, यानी कि मैं आपके सामने रखता हूँ इसे, तो यहाँ पर एक मोर का चित्र है। तो अभी मोर आपको मालूम है ये हमारा राष्ट्रीय पंछी है, और मोर का ही चित्र क्यों दिया गया है? तो सीधी सी बात है, इस पंछी की ओर देखने के बाद हमें एक सुकून मिलता है, हमारे आँखों को एक ठंडक मिलती है। तो ऐसा ये पर्यावरण का एक अनोखा, अनूठा, विलोभनीय, आकर्षक ऐसा पंछी है और जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अभी इसे क्यों लिया है? ये तो यूँ किसी पेड़ की शाखा पर यह पंछी बैठा हुआ है। जो मोर है यह किसी पेड़ की शाखा पर, टहनी पर बैठा हुआ है। ये चित्र यहाँ पर किताब में दिया गया है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसका बारीकी से ध्यान लेंगे तो मोर के जो तुरे होते हैं, यानी कि तुरे होते हैं जिसे हम राजमुकुट भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो राजमुकुट है इसका अगर हम बारीकी से ध्यान देंगे तो इसमें लगभग 8 तुरे हैं। उसके बाद यह मोर का पंख है, यह मोर का पंख है। इस पंख का अगर आप बारीकी से ध्यान देंगे तो और इसे गिनेंगे तो आपको पता चलेगा एक पंख में 23 पीस है। मोर का पीस जो होता है वो बड़ा लुभावना, आनंददायक होता है। ऐसा कभी आपने सुना नहीं होगा, सोचा नहीं होगा कि किसी को किसी मोर पंख को, मोर पीस को देखकर दुख हुआ है या फिर उसे क्रोध आया है, उसे गुस्सा आया है। ऐसा कभी नहीं होता है। सब इसकी ओर देखकर हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। ऐसी ये बात इस पीस की है, हम कह सकते हैं मोर के। तो इनकी संख्या लगभग यहाँ पर 23 है। और एक बात है कि यहाँ पर ये जो मोर है, ये जिस टहनी पर बैठा है उस टहनी के अपने पत्ते हैं। तो यहाँ पर पत्ते दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये यहाँ पर 11 पत्ते क्यों दिए गए हैं, यह बात है। यानी कि यहाँ पर मैंने 3 बातें आपको बताई हैं। तुरे में 8 तुरे हैं, पंख में 23 पीस है और जो पेड़ है इसमें 11 पत्ते हैं। तो 3 जो क्रमांक हमारे सामने आ रहे हैं, एक 8, दूसरा 11 और तीसरा 23। तो मैं अभी आपको बताता हूँ इन तीनों की क्या विशेषता है। तो यहाँ पर जो 8 तुरे यानी कि जिसे राजमुकुट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि मोर राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसका जो राजमुकुट है यहाँ पर 8 तुरे है और किसी भी भाषा का मुकुट उसका व्याकरण होता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो तुरे में, जो राजमुकुट में 8 तुरे है, तो अगर आप पन्ना नंबर 84 निकालेंगे अंदर तो आपको पता चलेगा कि 84 के ऊपर व्याकरण विभाग दिया गया है और इस व्याकरण विभाग के भी 8 घटक है। तुरे कितने हैं? 8 है। और व्याकरण के कितने घटक है? 8 घटक है। उसके बाद हम दूसरी बात लेंगे कि ये जो पेड़ है उसमें 11 पत्ते हैं। तो 11 पत्ते क्यों दिए गए हैं? तो रचना विभाग को अगर हम आखिरी में होता है किताब में और उसको देखेंगे, यानी कि पन्ना नंबर
85, 86, 87 और 88 यहाँ पर देखेंगे। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आखिरी में देखो यहाँ पर रचना विभाग के 11 घटक दिए गए। कौन से घटक है यह, उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे कि पत्र लेखन, कहानी लेखन, गद्य लेखन, प्रसंग लेखन, वृत्तांत लेखन, विज्ञापन, निबंध, ऐसे कई सारे विभाग इसके अंदर दिए गए हैं। कुल मिला के 11 है और 11 पत्ते यहाँ पर दिए गए। यानी कि छात्र देखो अपना मुख्य पृष्ठ और मल पृष्ठ इसका किताब के अंदर जो बातें होती है उसका कितना नज़दीक का संबंध होता है। कई बार हम इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम देखेंगे उसका पीस, तो यहाँ पर इस पंख में 23 पीस है, तो 23 का क्या संबंध है। तो प्रथम सत्र के देखो हम इंडेक्स देखते हैं, तो इंडेक्स देखकर आपको पता चल जाएगा। यानी कि यहाँ पर इंडेक्स यानी अनुक्रमणिका, तो अनुक्रमणिका में पहले सत्र में 11 पाठ है, 11 घटक है, और दूसरे सत्र में 11 घटक है। 11 और 11 हो गए 22, और 23वां जो है वो रचना विभाग है। ऐसे कुल मिलाकर मुख्य 23 घटक इसके अंदर है। और मुख्य पृष्ठ पर हमें दिखाई देता है कि जो मोर का पंख है इसमें 23 पीस है। तो इस प्रकार छात्रों यह मुख्य पृष्ठ और मल पृष्ठ पर स्पष्टतया दिखाई देने वाली बात है। इसके बाद मैं छात्र ये जो मुख्य पृष्ठ को अगर आप बारीकी से देखेंगे, दूर से भी देखेंगे, तो ये बिल्कुल आकर्षक और रंग बिरंगी ऐसा दिखाई देता है। 4 रंगों में रंगा हुआ यह मुख्य पृष्ठ और मल पृष्ठ है। और छात्रों इतना ही नहीं, इसके अंदर जो पन्ने हैं वहाँ पर भी यह सारी किताब 4 रंगों में रंगी हमें दिखाई देती है। यह रंग हमें आनंद देते हैं, उत्साह देते हैं, उमंग देते हैं। तो ऐसे किताब का मल पृष्ठ और मुख पृष्ठ की जानकारी हुई। अब हम उसके अगले पन्ने पर आएंगे, जो किताब का पहला पेज है, जहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा है कि यह किताब के लिए यह किताब कब बनी, और कब बनी यहाँ तक नहीं, तो इस किताब को बनाने के लिए जिस समिति का गठन हुआ था वो कब हुआ था और उसका काम कब तक चला। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, 25/4/2016 को इसके लिए समिति गठित हो गई और उन्होंने काम करना शुरू किया, और लगभग 3/3/2017 यानी कि 3 मार्च शुरुआत कब हुई, 25 अप्रैल 2016 को शुरुआत हुई है, और 3 मार्च 2017 तक यह काम पूरा हुआ है। और इसके बनाने के लिए इतना समय लगा यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर इस पहले पन्ने के अंत में यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, जिसे आप देखो ध्यानपूर्वक देख लो। ये जो चित्र इसे QR कोड कहते हैं। जिस आपके पास स्मार्टफोन है और उसमें स्कैन आईडी है, सॉरी उसमें उस कोड को सिलेक्ट करने की क्षमता है, तो स्कैन आईडी द्वारा उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर QR कोड होता है, QR कोड द्वारा उसे हम देख सकते हैं। और इसके अंदर क्या है, ये QR कोड क्यों दिए गए, तो इसके द्वारा हम आपके स्मार्टफोन पर इसे स्कैन करने के बाद इस किताब के अंदर क्या है वो सारी बातें देख सकते हैं। इसके लिए और यूँ तो QR कोड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम आधुनिक दुनिया में चल रहे हैं, बस गए हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आधुनिक बातें हैं उनका स्वीकार करना हमारे लिए अपरिहार्य है, और उसका स्वीकार हमें करना ही चाहिए। तो QR कोड इसी के तहत आता है। विज्ञान वाली बात है, उसे हमें समझना बहुत आवश्यक है। अगले पन्ने पर हम आएंगे छात्रों, और जहाँ पर ये जो है
एक सूचना दी गई यहाँ पर। वो सूचना क्या है? तो यहाँ पर इस किताब के अंदर जो बात लिखी है, कोई कविता है, कोई पाठ है, कोई नाटक है, कोई एकांकी है, तो उसे आप कहीं पर भी दे नहीं सकते छापने के लिए। यहाँ पर किसी किसी भी यहाँ के किताब में से या फिर कोई पैराग्राफ भी अगर आपको लेना है तो पाठ्य पुस्तक जो मंडल होता है उसकी आपको लिखित रूप में अनुमति लेनी चाहिए, तभी यह आपको यहाँ पर कोई जो पैराग्राफ है वहाँ आप कहीं पर दे सकते हैं सरकारी तौर पर, या फिर व्यवसाय क्या कह सकते हैं हम कि व्यावसायिक तौर पर कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम उसके बारे में गलती करते, मान लो कोई अगर साहित्यिक है, कोई छात्र उसका गलत इस्तेमाल करे लिखने के लिए, यहीं पर इस किताब में जो कविता छपी है उसका अगर गलती से इस्तेमाल कर ले तो यह कानूनन बहुत बड़ा जुल्म है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर इसका हमें इस्तेमाल करना है तो पाठ्यपुस्तक मंडल के हमें वहाँ पर लिखित रूप में अनुमति लेनी है, और तभी उनके अनुमति के द्वारा ही हम इसका उचित इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किताब को बनाने के लिए जो समिति गठित की गई है, जो अभ्यासगढ़ बनाए गए थे, उसका वर्णन यहाँ पर हमें मिलता है। उसके बाद अगले पन्ने पर यहाँ पर भारतीय संविधान दिया गया है। ये जो संविधान है और इस संविधान के इर्द गिर्द बहुत बढ़िया और सुंदर ऐसी नक्शी बनाई गई है, और उस नक्शे के अंदर बहुत ही अनूठे और अनुपम ऐसे सुंदर चित्र है। देखो क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले हम संविधान वाली बात करते हैं। संविधान क्या है? तो 26 जनवरी 1950 को हमने जिस संविधान द्वारा इस देश का संचालन करना शुरू किया, तो उस संविधान का प्रास्ताविक या फिर उस संविधान की उद्देशिका यहाँ पर दी गई है, और इसके इर्द गिर्द जो नक्शी है जिसके अंदर एक हाथी का चित्र है, शेर का चित्र है, मोर का चित्र है, और सरस्वती का भी चित्र है, और कई सारे फूलों का चित्र है, जैसे कमल का फूल है। और आपको मालूम होगा कमल के फूल के ऊपर सरस्वती विराजमान रहती है, और मोर है जिसका वाहन सरस्वती जी का वाहन यह मोर है, और साथ ही मोर हमारा राष्ट्रीय पंछी भी है। और शेर जो होता है वह अपने उसके जो चाहिए यानी कि हमेशा ताक में रहता है कि कब किसके ऊपर आक्रमण को रहे। हमें भी सजग रहना चाहिए। ये सजगता वाली बात इस शेर द्वारा हमें सीखने के लिए मिलती है। और हाथी हमें क्या सिखाता है? तो हर कदम दृढ़ता पूर्वक और शांति के साथ उठाना चाहिए, यानी कि जीवन में शांति बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही जो मोर है वो हमें सिखाता है कि जीवन बहुत सुंदर भी है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हमें सीखने के लिए मिलती है। हम अगले पन्ने पर आएंगे, वहाँ पर हमें दिखाई देता है हमारा राष्ट्रगीत, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। और उसके बाद नीचे प्रतिज्ञा दी गई है। बहुत सारे बच्चे प्रतिज्ञा किसने लिखी है ये जानते नहीं हैं। मैं इस वीडियो के द्वारा आपको यह बात बताता हूँ कि यह प्रतिज्ञा पेदेमरी वेंकट सुब्बाराव इन्होंने लिखी है, और बाद में उसका कई सारे भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। उसके बाद इस किताब की प्रस्तावना दी गई है, जहाँ पर कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं यह वहाँ पर बताया। किताब के अंदर क्या है वो यहाँ इसमें बताया गया, जैसे कविता है, गीत है, गज़ल है, कहानियाँ हैं, दोहे हैं, बाद में नई कविता है, निबंध है, हास्य व्यंग्य वाली बातें अंदर है, कई सारे संवाद है, वैविध्यपूर्ण कहानियाँ हैं। उसके बाद भाषा कौशल वाली बातें वहाँ पर बताई गई है। उसके बाद छात्रों की आयु, रुचि और मनोविज्ञान का भी खासकर ख्याल रखा गया है। उसके बाद नई सोच, वैज्ञानिक दृष्टि, और जो पढ़ाई है उसको अधिक श्रवणीय बनाने का प्रयास किया। उसके अलावा
किताब के अंदर संभाषणीय, पठनीय, लेखनीय, पाठ के अंगन में भाषा बिंदु आदि विविध कृतियों का समावेश हुआ है। इसके अलावा भी पाठ में आसपास, पाठ के से आगे, कल्पना पल्लवन और मौलिक सृजन, इसके द्वारा हमें अधिक अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया गया है। और साथ ही कई कई जगह संकेत स्थल दिए गए हैं और वहाँ पर बताया गया कि मैं हूँ यहाँ, यानी कि वो संकेत स्थल पर अगर आप अपने स्मार्टफोन पर ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी उसके अंदर मिल जाएगी। तो ऐसी आधुनिकता का स्वीकार करने वाली ये बात है। उसके बाद हम अनुक्रमणिका का अध्ययन करेंगे और यह भी बहुत मौलिक ऐसी बातें हर एक पाठ के द्वारा हमें मिलती है। सबसे पहली हमारी कविता है जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित खंड काव्य से ली गई है, जिसका नाम है चांदनी रात। और एक प्राकृतिक सुषमा का वर्णन इस कविता में हमें मिलता है। दूसरी हमारी कविता है, दूसरा हमारा पाठ है हास्य कहानी है बिल्ली का बिलंगुड़ा। और यह एक हमने भूत दया जताने वाली बात यहाँ पर दिखाई गई है। प्राणियों के प्रति प्रेम वाली बात यहाँ पर बताई गई है। कई सारे विधाएं इस प्रकार यहाँ पर मनोरंजक है। उसके बाद आलोचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है, जो कबीर के ऊपर है और यह हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर वाली बात इस आलोचना द्वारा हमें दिखाई देती है। उसके बाद चौथा हमारा घटक है नई कविता, जो गुलजार द्वारा लिखित किताब यानी ग्रंथों का महत्व यहाँ पर बताया गया है। ग्रंथों के प्रति आस्था कैसे होनी चाहिए वो बताया गया है। उसके बाद एकांकी है, उसके बाद मुकरिया है जो मनोरंजक है। विज्ञान कथा डॉक्टर का अपहरण, जो विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली बात है। उसके बाद वीरभूमि पर कुछ दिन यानी कि सांस्कृतिक धरोहर को व्यक्त करने वाली बात है। उसके बाद वरदान मांगूंगा नहीं नामक कविता है जो सुमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित है। और फिर रात का चौकीदार, जो श्रम वाली बात वहाँ पर बताई गई है, श्रम, प्रतिष्ठा, चरित्र निर्माण। और फिर प्रथम सत्र की आखिरी कविता है निर्माणों के पावन युग में, जो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखित है और चरित्र निर्माण के प्रति आस्था व्यक्त करना उस कविता का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद द्वितीय सत्र में भी उसी प्रकार कविता है। उसके बाद पत्र, कविता, गजल, आत्मकथा, ऐसे बहुत सारे गीत वहाँ पर हमें मिलते हैं और हर एक में हमें मिलता है कि चरित्र निर्माण, फिर हमारे ऐतिहासिक धरोहर को व्यक्त करना, ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। छात्रों, आगे जो हमारा भाषा विषय क्षमता, यानी कि ये जो पढ़ना है बहुत महत्वपूर्ण है किताब में। क्यों है? तो यहाँ पर ये जो अध्यापक मंडल है या फिर जिन लोगों ने ये किताब लिखी है, उन्होंने अपने इस किताब लिखने के पीछे जो उनका उद्देश्य है वो यहाँ पर दिखाया है। क्योंकि छात्रों, अभी जो आपके सामने एक प्रश्न पत्रिका आने वाली है, वह प्रश्न पत्रिका न होकर कृति पत्रिका है। तो कृति पत्रिका को कैसे हल करना है या इस पढ़ने पर आपको पता चलता है। कृति पत्रिका के लिए हमारे पास कौन से गुण होना आवश्यक है, यह हमें इस पढ़ने पर पता चलता है। क्या है इस पढ़ने के ऊपर? तो हमें सबसे पहले श्रवण यानी कि सुनने वाले, हमें जो जो बातें महत्वपूर्ण है उसे सुनना चाहिए। उसके बाद उसका ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर चर्चा यानी भाषण, उसके बाद उसके ऊपर विचार व्यक्त करने चाहिए और अपना जो मत है उसे दृढ़तापूर्वक वहाँ पर व्यक्त करें। उसके बाद उसका वाचन करें, तीसरी बात बताई गई। और वाचन अच्छा हो, आशय सहित हो, अनुदित हो, मुखर वाचन हो। उसके बाद जो हमने पढ़ा है उसे लिखना चाहिए
और अच्छी तरीके से लिखना चाहिए। उसके बाद अध्ययन कौशल्य, यानी कि जो हमने पढ़ा है, जो सीखा है, जो समझा है, उसके ऊपर हम विचार करें। उसके लिए अंतर्जाल यानी कि नेट का उपयोग करें, आधार लें। उसके बाद व्याकरण के बारे में बात बताई गई है कि पाठ के नीचे कुछ व्याकरण के घटक दिए गए हैं, उसका भी अध्ययन करें। और इस प्रकार छात्रों, यहाँ पर हमने नवीं का जो हमारी हिंदी की जो किताब है उसका अध्ययन किया, मुख्य पृष्ठ और मूल पृष्ठ को समझने का प्रयास किया, और खासकर जो मुख्य पाठ है उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की। छात्रों, आशा है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप उसका ठीक ढंग से अध्ययन करेंगे, उसे समझेंगे, और यह बात आप लोगों ने बड़ी कष्टपूर्वक मेरी सारी बातें सुनी, इसलिए मैं आप सबका बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ। धन्यवाद।